आइए आज इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ इस फर्स्ट चैप्टर का मेन टॉपिक है और इसी से इसका जो फॉर्मूला आएगा उसके बाद फिर और फॉर्मूलेस आते जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी उनके ऊपर है। तो कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो जो कूलम्ब्स लॉ है इसे हमने एक तो स्केलर फॉर्म में देखना है जिसमें हमने इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और इससे फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेंगे, और दूसरा इस कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे और जिसमें हमने उसे वेक्टर मतलब विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे। और वो कंक्लूज़न यही होगा कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है उसी तरीके से सेम कूलम्ब्स लॉ भी जो है वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या करना है, हमने दो चार्जेस कंसिडर करने हैं। तो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा Q1 और Q2 हमने दो चार्ज ले लिए हैं और उन्हें किसी डिस्टेंस पे रख दिया है, तो R डिस्टेंस पे। तो दो चार्जेस लिए हमने Q1 और Q2 और डिस्टेंस उनके बीच का कितना है R। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा। अगर ये Q1 Q2 सेम चार्जेस हो मींस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो रिपल्सन वाला होगा। और अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है या Q2 पॉजिटिव है और Q1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्शन वाला होगा। तो जो भी फोर्स होगा उसे हमने नाम दिया कूलम्ब्स फोर्स, क्योंकि लॉ कूलम्ब्स लॉ है तो उसमें जो फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है उसे हम कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, कंडीशन है एक कि चार्जेस किस में होने चाहिए, रेस्ट में। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो क्या होगा, उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड, उनके साइन नहीं, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और साथ ही साथ वो जो फोर्स है वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है जो इसकी स्टेटमेंट है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं। क्या है इसमें, यही रहा है कि इन दो चार्जेस के बीच में जो रेस्ट पे है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के, और साथ ही साथ वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब आइए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपको दिख गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2। साथ ही साथ स्टेटमेंट में कहा है कि यही जो फोर्स होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने उन दोनों फॉर्म को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, जैसे भी आप कह लीजिए। अब दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 न्यूमरेटर में आएगा और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो फॉर्म है इसमें प्रोपोर्शनल का साइन है, हमें तो इक्वल टू का साइन चाहिए, तो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लेंगे। तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया वो स्मॉल के, याद रखिएगा कैपिटल के नहीं स्मॉल के। तो कांस्टेंट लगाने के बाद जो अब फॉर्मूला बच जाएगा वो आ गया F इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये आ गया कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, F यहाँ पे जो है कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। Q1 यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, Q2 यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज, और R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने जो है कुछ नए टर्म्स हमने पढ़ने हैं, नए टर्म्स, और फिर वो हमारे लिए कॉमन से हो जाएंगे, तो उसे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे K की वैल्यू क्या लेते हैं और कितनी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन नाम हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। एक कहलाता है परमिटिविटी,
ठीक है जी। एक कहलाती है परमिटिविटी और एक कहलाती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का जो ये सिंबल है जो आपको ये दिख रहा है, इसको इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है जी। इस सिंबल का जो नाम है वो है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका जो नाम आ गया वो क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। अब यहाँ पे 3 एप्सिलॉन आपको दिख रहा है। एक तो सिंपल सा एप्सिलॉन है, ये रहा। ठीक है, एक सिंपल सा एप्सिलॉन है और एक आपको दिखेगा ये एप्सिलॉन, इसे रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और एक आपको जो दिख रहा होगा एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये 3 हमने यहाँ पे समझने। इसके बाद फिर हमने जो है वो कूलम्स कांस्टेंट के वैल्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 होते क्या है, तो मेन वर्ड जो है वो है परमिटिविटी। ठीक है जी, मेन वर्ड जो है वो परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी होती क्या है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और कैसी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि वो जो मीडियम है जिस पे हमने उन दोनों चार्जेस को प्लेस किया हुआ है, वो मीडियम अपने थ्रू लगने वाले फोर्सेस को, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, सेम वैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, तो उस लगने वाले फोर्स को वो मीडियम अपने में से अलाउ करेगा, लगने देगा, अपने में से पास होने देगा। तो कोई मीडियम ज़्यादा फोर्स अलाउ करने देता है, कोई मीडियम उसे अपोज करके थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक मीडियम में अपनी एक एबिलिटी है, टेंडेंसी है कि चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को वो अपने में से अलाउ करे। तो उस अलाउमेंट ऑफ फोर्स को जो है वही हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या हो गया, तो यहाँ आप देख लीजिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। ठीक है, तो वो मीडियम अपने में से कितने फोर्स को पास होने देगा, वो उस मीडियम की क्या कहलाती है, परमिटिविटी। अब यहाँ पे 3 परमिटिविटी हमने लिया है। तो एक तो हो गया एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन याद रखिएगा आपने तभी लेना है जब जो मीडियम होगा जहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को लिया है वो अदर देन एयर और वैक्यूम होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज़ यूज व्हेन द मीडियम इज अदर देन एयर और वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम के अलावा और कोई सा भी मीडियम है, मान लीजिए हमने वाटर में 2 चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया, अब वो एक पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा पहले पे लगा रहा होगा, तो वो फोर्स अप्लाई तो इस वाटर से ही होके जा रहा होगा। तो वो वाटर कितना फोर्स अलाउ कर रहा है वो उस मीडियम की परमिटिविटी कहलाएगी। तो सिर्फ परमिटिविटी वर्ड तब आएगी जब मीडियम एयर और वैक्यूम ना हो, उसके अलावा और कोई सा भी हो। ठीक है, अब इसके बाद आप आइए एप्सिलॉन नॉट पे। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है, ठीक है, इसे हमने जो है रीड करते हैं। तो हमने क्या रीड किया, इसे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, KNOT। तो इसे हम रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट कब लेते हैं, या इसे हमने दूसरा नाम भी दिया है क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसे हमने नाम दिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी तभी लेंगे जब जो चार्ज पार्टिकल्स है उन्हें किस में प्लेस किया गया है, एयर और वैक्यूम में। तो इसे पूरा प्रॉपर नाम देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट कभी भी लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा चार्ज पार्टिकल जिस मीडियम में रखे हैं वो मीडियम एयर या वैक्यूम है, सेम चीज़ है। और अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ दिखा तो वहाँ पे जो मीडियम है वो अदर देन एयर और वैक्यूम है। तो ये 2 हो गए। और एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम में है तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। और वो कितनी है, तो विद यूनिट आप इसे देख लीजिए 8.854। ये याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में कई जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 8.854 इंटू 10 की पावर -12। और यूनिट क्या है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब आप कहेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने कहा एप्सिलॉन तब लेते हैं जब मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम है। तो अगर वाटर आएगा तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग है,
अगर हमने ग्लास में 2 चार्ज पार्टिकल्स को रखा है तो वहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू अलग आएगी। तो वो अलग अलग मीडियम के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती है, पर एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम के लिए वो फिक्स है और वो हमें यहाँ यूज़ होता है। अब तीसरा जो है वो है एप्सिलॉन आर, ठीक है, इसे एप्सिलॉन आर ही कहते हैं। अब है क्या ये, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब रिलेटिव वाले वर्ड हमने काफ़ी पढ़े हुए हैं। एक हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या थी, सब्सटेंस की डेंसिटी न्यूमरेटर में और वाटर की डेंसिटी डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर वो क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कि यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, और अपॉन में जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। तो इस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला इस तरीके से ही आ जाएगा। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी जो है कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इट इज़ यूनिटलेस। और यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है, ऊपर भी एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन की यूनिट आपने लिखना है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट यही सेम रखनी है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यूनिट कैंसिल हो जाएगी और इस तरीके से ये यूनिटलेस हो जाएगा एप्सिलॉन आर। अब अगर मीडियम जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो एयर और वैक्यूम ही है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि हमने जो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला देखा वो हमने देखा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब जब मीडियम, ठीक है, अब जब मीडियम जो है वो क्या है, एयर और वैक्यूम ही है। अब मीडियम एयर और वैक्यूम ही है तो ऊपर जो एप्सिलॉन लिखा है उसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूमरेटर में जो एप्सिलॉन था वहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में तो हमारा एप्सिलॉन नॉट ही था, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा एप्सिलॉन नॉट ही था। तो अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसे डिवाइड करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, तो 1। तो जब भी मीडियम एयर और वैक्यूम ही होता है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, ठीक है, ये आप याद रखेगा। अब आइए, हमने जो कूलम्स लॉ में कांस्टेंट यूज़ किया था के, जिसे हमने कूलम्स कांस्टेंट कहा था, अब उसकी हम वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें मिल गया। फॉर्मूला जो है वो F इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब वहाँ हमने K की वैल्यू देखनी है कि हम कितनी लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो K का जो फॉर्मूला आएगा, अगर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम है तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन लेंगे, सिर्फ K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर। अब ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जब आप देखिए एप्सिलॉन आर है हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जब मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम है तो हमने एप्सिलॉन लिया, उस एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, वो यहाँ मैंने ब्रैकेट में भी यहाँ दे रखा है। और अब जो है एफ का जो फॉर्मूला बचेगा, अब फोर्स का फॉर्मूला, तो के की जगह रखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, देखिए आपने रख दिया। Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले में ही था। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमने कहा कि मीडियम जो है, मीडियम इज एयर और वैक्यूम, कि भाई जो मीडियम है वो हमारा एयर और वैक्यूम ही है। तो उसमें हमने पढ़ रखा है जो हमारा एप्सिलॉन आर होता है, जो हमारा एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है, 1। तो हमारा जो एप्सिलॉन आर है वो कितना हो जाएगा, 1। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो पूरा का पूरा क्या है, K, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है, तो K की वैल्यू है, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज़ आया। अब क्या करेंगे, हमने ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली,
ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकाली है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्या किया, तो ऊपर तो 1 था, ठीक है। अपॉन में जो वैल्यूज़ है वो क्या है, तो अपॉन में जो वैल्यू है वो है 4, तो हमने अपॉन में 4 रखा। और अपॉन में पाई है, तो वो पाई जो है, ठीक है, अपॉन में 4 था, इंटू में क्या था, पाई, तो पाई हमने 3.14, या आप कह सकते हो कि कितना 2.22/7, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। और इंटू में साथ ही साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने वो आपको ऊपर बता रखी है, 8.854 इंटू में 10⁻²। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे f का जो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/r² आया। हम यहाँ पे 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये 1 तो ऊपर है, डिनोमिनेटर में 4 है, इंटू में पाई था 3.14 रख दिया, इंटू में एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ऊपर देख रखी है वीडियो में, तो वो हमने वैल्यू रख दी। और इसे जब आप सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपको वही वैल्यू याद रखनी है। वो कितनी आ जाएगी, तो 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹ आ जाएगी। और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ ये जो पूरे k की वैल्यू आई है, इसकी जो यूनिट है वो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट थी उसके जस्ट इन्वर्स है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको मैंने बताई थी, एक बार और देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी, वो यूनिट थी, वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये थी। और अब आप k की यूनिट देखिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा क्यों हो गया, तो क्यों इसलिए हुआ क्योंकि k और ये जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट हो, यूनिट तो सेम होगी, तो k और एप्सिलॉन नॉट जो है वो रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। 4 की कोई यूनिट नहीं है, पाई की कोई यूनिट नहीं है, तो k की वो यूनिट आएगी जो एप्सिलॉन नॉट की थी उसका इन्वर्स होके। तो इसलिए यूनिट का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो इस हिसाब से k की ये वैल्यू आई, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कूलम्स फोर्स का, तो वो F = हम k की जगह उसकी वैल्यू रख सकते हैं, कितनी, 9 × 10⁹ और Q1 × Q2 अपॉन में r² वो एज इट इज़ आया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप एक बारी इसे देख लेना दोबारा, और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो कुछ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देखी थी और वो उसका स्केलर फॉर्म था, जहाँ से हमने उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में हमें एक कंक्लूजन मिलेगा कि ये जो कूलम्स लॉ है ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो आइए इसे डिराइव कर लेते हैं कि किस तरीके से ये डेरिवेशन है। तो हमने यहाँ दो चार्जेस ले लिए, आप इस फिगर में देख लेना। हमने यहाँ दो चार्जेस ले लिए, Q1 और एक Q2, और याद रखिए हमने दोनों लाइक चार्जेस लिए हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, और इस हिसाब से दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। मतलब जो Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज को फोर्स करेगा रिपल्सिव वाला, और जो Q2 चार्ज है वो भी Q1 पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव वाला। तो आइए पहले ये फिगर समझ लेते हैं। तो Q1 Q2 हमने दो चार्जेस की सेपरेट कर दिए, कितने डिस्टेंस पे, तो R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, R, और Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो है F21। ठीक है, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो F21 है। इस F21 को रीड क्या करेंगे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, हमने पहले भी ऐसे कर रखे हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हमने पहले भी यूज कर रखे हैं। तो F21 को हम क्या रीड करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, रिपल्सिव है इसलिए डायरेक्शन इसका इधर दिख रहा है। ठीक है, Q1 Q2 को रिपल कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। अब इस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर लेना है। तो इस F21 को रिप्रेजेंट करने के लिए, F21 के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लिया है वो लिया R12 कैप। आप एरो का डायरेक्शन देख लेना, R12 कैप यूनिट वेक्टर है, इसका एरो का डायरेक्शन और F21 एरो का डायरेक्शन कैसा है, सेम।
तो ये R12 कैप जो यूनिट वेक्टर है ये किस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F21, ठीक है। और इसे क्या रीड करेंगे, तो द फोर्स F21 स्टार्ट्स फ्रॉम Q1 एंड एंड्स टू Q2, ठीक है। R12 लिखा है और फोर्स में F21 लिखा है, तो रिप्रेजेंटेशन अपोजिट है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। F21 को हमने रीड किया फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, और R12 यूनिट वेक्टर जो कैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द फोर्स F21 स्टार्ट्स फ्रॉम या एक्सर्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, इसलिए यहाँ पे R21 नहीं R12 लिखा हुआ। सेम वैसे ही जो Q2 चार्ज है वो भी Q1 चार्ज को रिपल करेगा, तो इस रिपल्सिव फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया F12, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है और डायरेक्शन इस तरफ है Q1 की तरफ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। और F12 को हम क्या रीड करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू क्या हो जाएगा Q2, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और रिपल्सिव है इसलिए Q2 Q1 को इधर धक्का देगा, इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसलिए डायरेक्शन इधर है। अब इस F12 के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लिया है वो लेंगे R21 कैप, ठीक है। जैसे अभी हमने F21 और R12 कैप जो था उसे समझा, सेम वैसे ही है। फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है, लेकिन ये फोर्स स्टार्ट ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, Q2 से, किसकी तरफ, Q1, इसीलिए पोजीशन वेक्टर में जो हमने लिखा है जो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो R21 कैप है, ठीक है। अब क्या होगा, कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म से हमने फॉर्मूला तो देख लिया है, जो कि क्या होता है F इक्वल टू में K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और एक बारी वैल्यू हम F12 फोर्स की निकालेंगे और एक बारी वैल्यू हम F21 फोर्स की निकालेंगे, लेकिन विद डायरेक्शन, मतलब विद यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से आइए देख लीजिए, F12 जो है तो कूलम्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे हमने रिप्रेजेंट किया F12, ठीक है जी। F12 से हमने रिप्रेजेंट किया, फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो R21 कैप, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन ले ली और लिखा हुआ है R21 कैप क्या है मैंने बता दिया है। सेम वैसे ही फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, अब Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F21 से, 2n वेक्टर से, और फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सेम है क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन जो है इसके लिए हम लेंगे R12 कैप, तो ये R12 कैप जो हमने लिया ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, R21 कैप और R12 कैप ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स है। 11th में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स कोई सा भी हो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से R21 कैप की वैल्यू भी 1 है और R12 कैप की वैल्यू भी 1 है, मतलब ये दोनों यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल है। पर अगर इनके डायरेक्शन को हम थोड़ा देखें तो R12 कैप का डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है और R21 कैप का डायरेक्शन Q2 से Q1 है। वैल्यू सेम है, 1 है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि R12 कैप इक्वल टू माइनस का R21 कैप। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो ये R12 कैप हमें दिख रहा है इसकी जगह हमने माइनस का R21 कैप रख देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम R12 कैप की जगह रख देंगे माइनस का R21 कैप। तो देखिए अब जो सेकंड इक्वेशन थी वो अब मॉडिफाई होकर थर्ड इक्वेशन बन गई है, और F21 एज इट इज, K एज इट इज, Q1 Q2 एज इट इज, R स्क्वायर एज इट इज। लेकिन जो ये R12 कैप था इसकी जगह माइनस R21 कैप आएगा, तो माइनस हमने आगे लिख दिया और इसे हमने क्या बना दी, थर्ड इक्वेशन। अब आइए हम यहाँ पे जो है चेक करें या कंपेयर करें तो कैसे हो जाएगा। जो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप होता है, जो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप होता है वो किसकी वैल्यू है, F12 वेक्टर की। तो अगर हमें कहीं पे F12 वेक्टर दिखे तो उसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, और अपोजिट अगर ये वैल्यू हमें कहीं दिखे, ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर हमें RHS वाली वैल्यू कहीं दिखेगी तो हम उसकी जगह F12 वेक्टर रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे
थर्ड इक्वेशन में देखते हैं हम के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R21 कैप, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के RHS से सेम है। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, F12 वेक्टर। तो F21 वेक्टर एज इट इज आया और इस पूरे की जगह जो आ गया वो क्या आ गया, F12, और माइनस साइन तो था ही था। ठीक है जी, एक बार आप सॉल्व करके खुद भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा हमने यहाँ पे क्या किया। ये थर्ड इक्वेशन में जो ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू F12 वेक्टर की है, तो इस पूरे की जगह हमने F12 वेक्टर लिख दिया और फिर माइनस इस साइड ले गए। तो ये क्या हुआ, अब फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बट इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वाला कंसेप्ट तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का था कि एवरी एक्शन है देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दो चार्जेस के कारण, वो कैसे है, इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है जी, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना इसे। अब यहाँ पे हमने जो है कुछ क्या देखने हैं, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन। ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिमिटेशंस दी हुई है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आइए, अब लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ आ गई और कुछ पॉइंट्स है मैं ओरली थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला दे रखा है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, कि कूलम्ब्स लॉ उन्हीं चार्जेस के पेयर पे अप्लाई होगा जहाँ चार्जेस किस में होंगे, रेस्ट पे। ये एक इसकी लिमिटेशन है। अगर चार्जेस मोशन पे आ गए तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा जो है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट भी कैसे, पॉइंट चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। तो मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने पॉइंट चार्जेस बताया था कि वैसा चार्ज जिसका खुद का जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपेयर में वो काफ़ी डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस तक फोर्स अप्लाई करता है, तो पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है कि जो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हमने लिए, उनके बीच का डिस्टेंस अगर न्यूक्लियर साइज, जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, उससे अगर कम होगा तो वहाँ कूलम्ब्स फोर्स के ऊपर या कूलम्ब्स फोर्स को ओवरकम करके एक दूसरी फोर्स लगती है जो कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियाई चैप्टर में भी पढ़ना है। आप इसे बस सिंपल सा समझ लीजिए, अगर डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में 10⁻⁻15 मीटर से कम हुआ तो वहाँ कूलम्ब्स फोर्स हार जाएगा और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये जीत जाएगा और फिर कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा हो जानी चाहिए। अब मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ समझा दिया है, उसका हमने स्टेटमेंट देख ली थी, फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया था, अब हमने इसे वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया है। अब यहाँ पे क्या हम इसके क्या न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उससे पहले दो चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में एक इन दो चीज़ों का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो क्या है वो दो चीज़ें, तो एक है रिलेटिव परमिटिविटी जो हमने पढ़ा है जब हमने एप्सिलॉन पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था और एक एप्सिलॉन आर पढ़ा था। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है यही हमारी कौन थी, एप्सिलॉन आर। तो ये तो हमने पढ़ा था, पर इसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड भी आता, वो आता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हमने डिटेल में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ना है। वहाँ पे कैपेसिटेंस के बेसिस पे इसे देखेंगे और यहाँ पे हम फोर्सेस के बेसिस पे इसे समझ लेते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी मैंने समझा रखा था कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब एप्सिलॉन आर जो होगा वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमारा होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अगर हम इस रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें कि हमने दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उसमें उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा, उसे हमने क्या लिखा है, एफ। ठीक है, वो उसे हमने लिखा है एफ एम।
ये रहा एफ एम। तो ये एफ एम क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस इन अ मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। और ऊपर न्यूमरेटर में हमने एफ लिखा है, तो ये क्या है? वही फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। मतलब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में देखा जाए तो मीडियम की परमिटिविटी ऊपर आती है और एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी नीचे आती है। लेकिन फोर्सेस के टर्म्स में रिवर्स हो जाता है। एयर और वैक्यूम में जो फोर्स होगा, एयर और वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो न्यूमरेटर पे आएगा, और अदर देन एयर और वैक्यूम में मतलब किसी और मीडियम में जो फोर्स होगा वो डिनोमिनेटर में आता है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन आर का एक और फॉर्मूला आ गया जो फोर्स के टर्म्स में एफ अपॉन में एफ एम। पर यही सेम फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस इन एयर और वैक्यूम अपॉन में फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम टू चार्जेस व्हेन प्लेस इन मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, ये किसका फॉर्मूला होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कूलम्स कांस्टेंट था वो स्मॉल के से था। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है वो एफ बाई एफ एम, पर एप्सिलॉन आर का भी एक फॉर्मूला एफ बाई एफ एम है। तो इसलिए न्यूमेरिकली एप्सिलॉन आर और के मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो न्यूमेरिकली आपस में इक्वल होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पे क्वेश्चन में मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी होगी और हमें कोई और कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, तो वहाँ पे वो के का यूज़ या एप्सिलॉन आर का, दोनों तो इक्वल है आपस में, तो एप्सिलॉन आर का या के का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ और फॉर्मूले आ गए जो हमने आगे यूज़ करने हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसे एक बार देख लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।